Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter Silk Road, written by Nick Middleton from a book Hornbill. Students, in the previous lecture, we have already discussed the difficulties faced by Nick Middleton and his companions on their journey. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि निक मिडल्टन और उनके साथियों को जो जो डिफिकल्टीज आ रही थी उनके जर्नी में. First, they were chased by a mastiff, Tibetan mastiff, and on their way, on their journey, during the journey, they entered a valley, and on that valley, they were stuck. They were not able to move ahead. हमने ये देखा कि पहले तो उनका पीछा किया एक मैस्टिफ, एक तिब्बतन मैस्टिफ ने. उसके बाद हमने देखा कि वो लोग जब वैली में घाटी पे चढ़ाई कर रहे होते हैं तब उनकी गाड़ी के आगे बहुत सारा स्नो आ जाता है क्या स्नो होता है, और वहाँ पे शायद लेयर वो लोग चेक कर रहे हैं कि जो स्नो है उसकी मोटाई क्या है, वो कितना सॉलिड है, क्या उसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती है. एट दैट मोमेंट निक मिडल्टन measures the not exactly measures, he sees in his wristwatch. वो अपने wristwatch में देखते हैं कि they are 5210 meters above the sea level. वो लोग 5210 मीटर ऊपर होते हैं sea level से. Alright, and now we will further continue the chapter. The snow did not look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. तो जो स्नो है वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं दिखाई दे रही थी. जो स्नो जमी हुई थी वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी. और ये बात डैनियल बोलते हैं, सॉरी क्या नाम है, हाँ डैनियल कहते हैं जो स्नो है वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन डेंजर हमें स्नो की गहराई से नहीं है. हमें स्नो का डेप्थ जो है उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट द डेंजर वाजंट इट्स डेप्थ, सो मच ऑफ इट्स आइसी लेयर, आइसी टॉप लेयर. उसका जो टॉप लेयर जो है ना वो कितना आइसी है, प्रॉब्लम उससे है क्योंकि चक्का तो उसमें ही फंसेगा ना, वो दिक्कत था. वो नीचे कितना गहरा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है. वो ऊपर में जो स्नो है वो कितना ज्यादा टाइट है कि नहीं है, उसके ऊपर से गाड़ी जाएगी, चक्का उसमें कहीं फंस ना जाए, ये वाला प्रॉब्लम था उसके साथ, ठीक है. इफ वी स्लिप ऑफ, और गाड़ी के स्लिप करने का भी चांसेस था क्योंकि जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा वहां पे गाड़ी चलेगी नहीं. तो स्नो अगर बहुत ज्यादा जम गया है, सॉलिड हो गया, तो बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है, तो वहाँ फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, तो गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. द कार को टर्न ओवर, और अगर वो स्लिप करते हैं तो कार जो है वो पलट सकती है, टर्न हो सकती है. तो डर इस बात का था, डर ये नहीं था कि आइस कितना गहरा है, डर ये था कि जो आइस है वो कितना ज्यादा चिकना है, या तो वो फंस सकता है, या तो उसके ऊपर जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, टर्न हो सकती है, गाड़ी पलट सकती है सीधे सीधे. He suggested, as we saw Satan grab handful of dirt and fling them across the frozen surface. अब वो क्या कर रहा था, बहुत सारी मिट्टी ले लेता है, हाथ से अपने मुट्ठी भर भर के सेटन क्या करता है, डर्ट जो मिट्टी होती है वो पकड़ लेता है और उसको सड़क पे मार रहा था. उससे क्या होगा कि जो चिकनी आइस है वो क्या होगी, उसके ऊपर फ्रिक्शन होगा, उबड़ खाबड़ होगी, वो उसके ऊपर थोड़ा फ्रिक्शन आएगा, ठीक है. क्योंकि वो जितना ज़्यादा उसमें रफनेस आएगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे गाड़ी नहीं चल सकती है, वो थोड़ा रफ होना जरूरी है. तो जो रफ होगा वो रफनेस की वजह से गाड़ी उसके ऊपर चलेगी और स्लिप होने का खतरा खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए वो हाथ में मिट्टी ले लेकर के वो फ्रोजन सरफेस पे जो जमी हुई जो सरफेस थी आइस की उसके ऊपर मार रहा था, फेंक रहा था. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load. और वो लोग भी सेम, वो लोगों ने सेटन को देखा ऐसा करते हुए, तो दोनों साथ में लग गए और दोनों मिट्टी लेकर के और सड़क पे मारने लगे, यानी फ्रोजन आइस के ऊपर फेंकने लगे. जब पूरा फ्रोजन आइस जो है वो हल्का फुल्का भर गया था, मतलब मिट्टी उसके ऊपर दिखाई देने लगी थी, तो डर्ट दिखने लगा था, तब क्या हुआ, सेटन ने गाड़ी शुरू की. सेटन गाड़ी चलाने लगा और सेटन गाड़ी आगे बढ़ा रहा था. ये लोग गाड़ी में नहीं बैठे, सेटन के वजन को मतलब थोड़ा हल्का करके कि गाड़ी में ये लोग दो लोग बैठेंगे तो गाड़ी का वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको हल्का करने के लिए ये लोग पैदल ही बढ़ने लगे और सेटन धीरे धीरे गाड़ी को लेके आगे बढ़ रहा था. We both pitched in, sorry. Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load. He backed up and drove towards the dirty snow,
eased the car on to its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. अब वो क्या करता है, ये लोग जब फेंक रहे थे तो वो लोग दोनों तो पैदल ही आ रहे थे। सेटन उसके गाड़ी के ऊपर बैठता है, गाड़ी के अंदर बैठता है, उसको धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ा करके लेकर के जाता है। ईज द कार मतलब आराम आराम से आइस के ऊपर धीरे धीरे वो चलता है, आइसी सरफेस के ऊपर, और बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह स्लोली चलाते हुए जाता है। और जितने दूर वो आइस थी उतने दूर वो चला करके आगे बढ़ जाता है बिना किसी परेशानी के। फिर उन्हें कोई परेशानी नहीं आती। फिलहाल इस वाले स्लॉथ में जो मैंने आपको बना करके दिखाया था स्लॉथ, उसमें उनको कोई परेशानी नहीं आती है उस पर चलने में। उसके बाद 10 minutes later we stopped at another blockage। लेकिन ये जो रास्ता था ना, ये बड़ा ही अटपटा सा रास्ता था। ये लोग जितना आगे जाते जाते थे उनको उतना ही ब्लॉकेज मिलता जाता था। आगे कुछ देर आगे चलने के बाद इन्हें एक दूसरा ब्लॉकेज नजर आता है, फिर से एक ब्लॉकेज दिखाई देता है इनको, वही स्नो का ब्लॉकेज। नॉट गुड सर, और सेटन कहता है कि सर अच्छा नहीं लग रहा है, इस आइस को देख करके कुछ खराब वाली फीलिंग आ रही है, मतलब नहीं ये सही नहीं है, मतलब परेशानी वाली बात है। ठीक है। Satan announced as he jumped out again to survey the scene। फिर से गाड़ी से बाहर निकलता है और सर्वे करने लगता है, जांच करने लगता है, देखने लगता है क्या यहाँ पे क्या किया जा सकता है। वहां पे तो चलो इसके पास बुद्धि थी कि चिकना सरफेस है तो उसके ऊपर डर्ट डाला जाए तो थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाएगा और गाड़ी को धीरे धीरे करके निकाला जा सकता है। ये बुद्धि वहां पे उसने लगा ली। अब क्या बुद्धि लगाएगा, अभी नया ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, एक दूसरा ही ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है रास्ते में, तो वो गाड़ी से नीचे हो जाता है ये जांचने के लिए कि आखिर यहाँ पे क्या सिनेरियो है, क्या सीन है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है। This time he decided to try and drive around the snow। इस बार इसने रिस्क नहीं लिया, इसने सोचा कि ना, स्नो के ऊपर चल के जाने से ज्यादा अच्छा है कि इस बार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा करो कि स्नो से घूम करके चले जाओ, मतलब जहाँ पे स्नो दिखाई दे रहा है, ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, उसके किनारे से चले जाओ। द स्लोप वॉज स्टीप, क्योंकि इस बार जो स्लोप था, जो ढलान थी, वो कुछ ज्यादा ही तीखी थी, ठीक है, और चिकनी थी। एंड स्टडेड विथ मेजर रॉक्स, और बड़े बड़े पत्थर थे वहां, बड़े बोल्डर्स जैसे पत्थर रखे हुए थे वहां पे। बट समहाउ सेटन नेगोशिएटेड देम, लेकिन किसी तरीके से सेटन ने मैनेज किया उसके साथ अपना अपना जो अनुभव है, जितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो रास्ते हैं जिस तरह के, उस पर कैसे चलना है, क्या करना है, ये कोई अनुभवी आदमी ही जान सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेटन की एफिशिएंसी देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे रास्ते जहाँ से लोग नॉर्मली तो नहीं जा सकते हैं, नॉर्मल लोग एक अनजान जगह पर वहां से गाड़ी मोड़ लेंगे, उनको लगेगा कि नहीं यहाँ से तो गाड़ी आगे जाएगी, रिस्क लेना ठीक नहीं है। लेकिन सेटन इतना एफिशिएंट है और इतना एक्सपीरियंस है कि उसे पता है कि कौन से रास्ते में किस तरीके का तिगड़म लगाना है, किस तरीके का कोई ऐसा ट्रिक करना है और वहां से फिर निकलना है। लेकिन इस बार आगे जो रास्ता दिखाई दे रहा था वो पूरी तरीके से बहुत स्टीप था, उसमें ढलान बहुत ज्यादा थी, और वहां पे बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े मेजर रॉक्स रखे हुए थे क्या मतलब वहां पे थे, तो उसके ऊपर से उसको ले जाना सही नहीं लगा। तो उसने क्या किया, जैसे तैसे करके वहां से किसी तरीके से बच के निकलना, गाड़ी को निकाली उसने। Negotiated them his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to next। और उसकी चार पहिए वाली जो गाड़ी थी वो एक के बाद एक अड़चने आ रही थी और एक के बाद एक अड़चनों पे लपक लपक कर वो आगे गाड़ी बढ़ रही थी, वो बढ़ाया जा रहा था एक बैक टू बैक। कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ ना कुछ परेशानी, रुकावट। ऑब्स्टिकल मीन्स रुकावट, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ रुकावट रास्ते में आ ही रही थी, जिससे वो बड़ी ही एक्सपीरियंस के साथ उसके साथ नेगोशिएशन कर रहा था, तालमेल कर रहा था और उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा था। In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted। अब क्या होता है कि आगे जाते जाते एक हेयरपिन बेंड आता है। हेयरपिन बेंड्स, हेयरपिन बेंड का मतलब होता है कि जैसे हम चल रहे सडनली ऐसे यू टर्न आ जाना, ठीक है। तो ये जो यू टर्न है इसको बोला जाता है हेयरपिन बेंड, ठीक है। हमने देखा ना हेयरपिन ऐसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा यू टर्न, अचानक से यू टर्न आ जाना, तो
ये यूटर्न वो जब चल रहा था रास्ते में, एक बार एक ऐसा हेयरपिन बेंड भी आता है और वो क्या करता है कि रीगेनिंग ट्रैक, जो पगडंडी फिर से इस पे पगडंडी आ जाती है। ये बिल्कुल सड़क नहीं है, सिर्फ पगडंडियां ही है यहाँ पे, और ऊपर 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 जा रही है। तो जैसे जैसे ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ये जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हेयरपिन बेंड है, और ये बिल्कुल ये है पगडंडी वाला रास्ता है, बिल्कुल भी इसमें गाड़ी चलने का वैसा ज़्यादा जगह नहीं है, तो उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस आदमी निकाल सकता है। और वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे स्नो जो है यहाँ से बहा नहीं है, यहाँ पे स्नो अभी भी जमा हुआ है, यहाँ से स्नो अभी बहा नहीं है। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है बहना, तो स्नो खाली नहीं हुआ है, ये सारी जगह पर अभी भी स्नो जमे ही हुए हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे रास्तों पे वो लेकर जा रहा है। I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. अब क्या हो रहा था कि जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, जो स्नो है वो जो सॉरी धूप जो है वो दिखाई दे रही थी, ब्राइट सनशाइन था, और वो अपना वॉच को फिर से चेक करते हैं। ठीक है, वो अपनी घड़ी फिर से चेक करते हैं। He crept past 5,400 मीटर। अभी तक वो लोग 5,210 मीटर्स पे थे, तो अभी तक उन्होंने कितनी जर्नी ट्रैवल कर ली, अब वो 5,400 मीटर्स पे पहुंच गए। तो उन्होंने 200 मीटर का फासला अभी तय कर लिया, 190 मीटर्स। ठीक है, अभी तक उन्होंने इतना फासला, इतनी जर्नी कर ली है, इतने ऊपर और इतने और ऊपर आ गए वो लोग। अभी जब ये 5,210 मीटर्स के पीछे ही थे, तभी इनके कान बंद हो गए थे, उतने ऑल्टीट्यूड पे। और अभी ये 5,400 मीटर्स यानी सी लेवल से ऊपर, यानी जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही सी लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइट इनकी बढ़ती जाएगी, मतलब उसकी हाइट बढ़ती जाएगी उस जगह की। तो अभी ये लोग उतने मीटर पे पहुंच गए थे। और माई हेड बिगैन टू थ्रॉब हॉरिबली। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो सर में दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम होने की वजह से सर में बहुत भयानक दर्द होता है, तो इनके इनके सर पे ऐसा लग रहा है कि थ्रॉब कर रहा है, यानी कि इनका ऐसे फट रहा है सर, फट 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 कर रहा है सर, बहुत जोर से दर्द दर्द होने लगते हैं। आई टुक गर्ल फ्रॉम माई वाटर बॉटल। ये बड़ी बड़ी घूंट पीते हैं, पानी पानी की घूंट पीते हैं। थ्रॉप का मतलब धड़कना, मतलब जोर जोर से ऐसे ऐसा वाला एक्शन, इसको थ्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, फड़कना। तो इनका सर फड़कने लगा हॉरिबली, मतलब बहुत बुरी तरीके से। और इसके बाद ये अपने बॉटल से बड़े बड़े घूंट पीते हैं पानी के, which is supposed to help rapid acid। पानी पीने से वहां पे क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था। पानी से कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो उससे क्या हो रहा था, जो चढ़ाई थी, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, तो ये चढ़ाई में जो अचानक से जो चढ़ाई, रैपिड अचानक तीखा जो चढ़ाई आ गया था, उससे थोड़ी सी राहत मिलती पानी पीने से। We finally reached the top of the pass at 5,515 meters। अब ये लोग एक पास पे पहुंचते हैं। पास क्या होता है, जहाँ पे बॉर्डर्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, दो वैली जहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे पास एक बॉर्डर जैसा जगह होता है, उसको पास बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अब ये लोग फाइनली 5,515 मीटर के ऊपर पहुंच गए थे। वहां तक इनकी चढ़ाई हो चुकी थी। It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk carves and wrapped prayer flags. एक मिनट, अब ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे तो इनको दिखाई देता है कैरन ऑफ रॉक्स। एक तरीके से बोल सकते हैं कि चट्टानों की गुफा, चट्टानों की गुफा। ठीक है, तो कैरन ऑफ रॉक्स दिखाई दिया उनको, चट्टानों की गुफा बनी हुई थी, और उस पर फेस्टून किया हुआ था। फेस्टून का मतलब होता है डेकोरेट करना। तो इस वहां पे ना ऐसे ऐसे करके इस शेप में पत्थर को अगर डेकोरेट करते हैं ना, तो उसको डेकोरेट किया हुआ था फेस्टून, और यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए थे। ठीक है, प्रेयर फ्लैग्स। आप ऐसी जगह पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ऐसे ऐसे करके ये लोग फ्लैग से डेकोरेट करके रखते हैं उसको। गुफा जैसी बनी हुई थी और उसको डेकोरेट करके रखा होता है, फेस्टून में डेकोरेट करना।
कैरन ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों की गुफा, और फेस्टून का मतलब डेकोरेट करना। तो एक बड़ी सी गुफा थी चट्टानों की, जो कि वाइट सिल्क से इन्होंने क्या किया था, उसको डेकोरेट करके रखा हुआ था। और वहां पे फटे फटे राग का मतलब फटा हुआ गंदा सा फ्लैग्स लगा हुआ था, प्रेयर वाला फ्लैग, यानी कि उसको बहुत टाइम हो गया, बहुत समय से उसको किसी ने चेंज नहीं किया है, ठीक है, उस फ्लैग को। We all took a turn round the cairn in clockwise direction as in the tradition. अब पास पे पहुंच करके ये जो गुफा थी उसको, वहां पे ट्रेडिशन था या वहां का नियम था, या आप बोल सकते हो प्रथा थी वहां पे, कि उसके चक्कर लगाने होते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी परिक्रमा करनी होती थी। कोई भी गाड़ी वहां से पास करती थी या जाती थी, या जो लोग भी वहां जाते थे तो उसकी परिक्रमा करके ही वो आगे बढ़ते थे। तो ट्रेडिशन के हिसाब से इन्होंने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी परिक्रमा की। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह पे जैसे नहीं होता कि हाँ यहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं तो सड़क में उस जगह पे मंदिर में माथा टेक के जाना होता है, या वहाँ पे हाथ जोड़ लेना होता है, या वहाँ को चढ़ा देना होता है, या वहाँ पे अगरबत्ती जला देनी होती है। इस तरीके का अपना अपना सबका अलग अलग जगह पर कुछ मान्यता होती है, कुछ ट्रेडिशन होता है। तो वैसे ही वहाँ पे जो वैली थी, वहाँ पे पास पे पहुँचने के बाद एक कैरन ऑफ रॉक आता था, जो फेस्टून किया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था फ्लैग से और वाइट कलर के सिल्क से कार्व किया हुआ था वहां पे। तो उसकी परिक्रमा करके ही आगे बढ़ना था इन लोगों के हिसाब से। एंड सेटन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और तब तक सेटन क्या कर लेता है, टायर को चेक कर लेता है, अपनी गाड़ी के टायर्स को चेक कर लेता है। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप। अब वो क्या करता है कि पहुंचता है वहां पे, पेट्रोल पंप होता है वहां पे, टैंक पेट्रोल भराने के लिए वहां पहुंचता है। तो जैसे ही पेट्रोल के टैंक का ढक्कन खोलता है, अनस्क्रूड का मतलब उसको पार्शियली खोलता है, आधा ही खोला होता है वो, जैसे ऐसे ही करके घुमाता है। जैसे पेप्सी की बोतल खोलते हैं तो कैसे शुरू में आवाज आती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब खोलोगे तो करके साउंड आता है, तो वैसे ही करके वो भी, उससे भी साउंड आया, यानी कि गाड़ी से भी साउंड गाड़ी के पेट्रोल टैंक से भी क्या आती है, वैसे ही आवाज आती है। Which emitted a loud hiss, which उस गाड़ी के टैंक से, टैंक को जब उसने ढक्कन को खोला तो उससे वैसी हिस वाली साउंड आई। The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. अब ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, लो होता जा रहा है, एयर प्रेशर लो होता जा रहा है, उसकी वजह से फ्यूल क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। जैसे जैसे भर रहा है उसकी वजह से वहां पे गैस फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने टैंक को खोला तो उसकी वजह से वहां उससे क्या आया, साउंड आया। क्योंकि जब आप बॉटल में भी देखोगे तो भरा हुआ होता है, पूरा अंदर गैस होता है, जब आप उसको खोलते तो हिस करके निकलता है ना, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ वहां पे भी। It sounded dangerous to me. Maybe sir, Satan laughed, but no smoking. और सेटन वहां पे निकोडेटन कहते हैं ये तो बड़ा भयानक साउंड कर रहा है सेटन, मुझे तो डर लग रहा है। तो सेटन कहता है हाँ सर डरने वाली बात तो है, और जोर जोर से हंसने लगता है, यहाँ पे मजाक करता है, वो कहता है हाँ सर डरने वाली बात तो है, लेकिन यहाँ पे स्मोक मत करिएगा, स्मोकिंग बस ये मत समझिए कि फट जाएगा या ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मजाक कर रहा है उनके साथ, मजाक क्या बोलना है, क्योंकि वो उसे आदी है वो, ठीक है, उसे आदत है इस तरीके के एक्सपीरियंस की, पेट्रोल टैंक से आवाज निकलना उसके लिए कॉमन है। हम थोड़े से घर घबरा जाएंगे कि ये क्या हो गया, पेट्रोल टैंक में से आवाज कैसे आ रही है, ये तो फट तो नहीं जाएगा ना, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, एक्सप्लोड तो नहीं हो जाएगा ना। तो इस तरीके उसे एक्सपीरियंस, उसे पता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे ऐसा होता है। तो ही इज नॉलेजेबल, ही इज एक्सपीरियंस, वो अनुभवी है, उसे मालूम है। ये इनके लिए थोड़ा सा डरावना था, लेकिन ही वाज चिल, उसको कोई टेंशन नहीं थी। My headache soon cleared as we careered down. अब क्या है कि ये लोग वापस से चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं, यानी कि एक वैली इन्होंने क्रॉस किया है, अब दूसरी में ये लोग को जाना है, तो ये लोग क्या हो रहा है, नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। करियर डाउन का मतलब ढलान में जाना। तो जैसे जैसे वो ढलान में नीचे उतरते हैं, उनके उनका सर दर्द क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। करियर डाउन, जैसे वो अभी वो लोग यहाँ चढ़े, तो यहाँ पास में था और फिर यहाँ से यहाँ जाना है। तो अब जब वो नीचे उतर रहे थे तो उनका उनका जो सर दर्द है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था, क्लियर होता जा रहा था। The other side of the pass, it was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. अब 2 बज गए थे,
ये लोग लंच करने के लिए कहीं पे ठहरते हैं, कहीं रुकते हैं। We ate noodles inside a long canvas tent, और वहां पे इनको एक लंबा सा कैनवस कपड़े का बना हुआ टेंट दिखाई देता है, वहां पे रुक करके ये लोग क्या खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, गरम गरम नूडल्स खाते हैं। पार्ट ऑफ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, और वहां पे क्या था कि एक सॉल्ट लेक था, यहाँ पे ये लेक था नमकीन पानी का, और ये सूख चुका था, तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा था। यहाँ काम की वजह से यहाँ पे ये लोग टेंट लगा लगा करके काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो टेंट था ये कैनवस का था, ये कपड़े का बना हुआ टैंक है, इसी के अंदर वो लंच करते हैं, नूडल खाते हैं, और यहाँ पे ये काम भी हो रहा है। वर्क कैंप था, यानी कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे कर्मचारी लोग, उन लोगों का ही था ये। The plateau is marked with salt flats and brackish lakes, vestige of Tethys Ocean, which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की बात है। ये जो प्लेटू है यानी कि तिब्बत, तो ये जो तिब्बत प्लेटू है वो, जब आप हमारा ग्लोब देखोगे तो जिस टाइम पे गोंडवाना अलग हुआ था, आपको पता होगा कि गोंडवाना, मैंने आपको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में भी पढ़ाया था कि गोंडवाना पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था, फिर वो कैसे अलग हो गया है ना, तो वो किसी और में जाकर के वो मिल गया। तो जब वो मिला तो वो तो सारे ही कॉन्टिनेंट के किनारे बहुत सारे पानी है, यानी कि समंदर है। तो एक ओशन था जिसका नाम है टीथस ओशन। ठीक है, ये जो टीथस ओशन था उसके किनारे वो पहले तिब्बत के किनारे चारों तरफ क्या है, ओशन है, तो वहां पे वो उसे घिरा हुआ था। तो जब वो क्या हुआ कि एक समय ऐसा है जब गोंडवाना अलग हुआ, यानी कि शिफ्ट हो गया, तो ये जो लैंड है वो क्या हो गया, प्लेटू, यानी कि उठ गया थोड़ा सा, ये जमीन उठ गया यानी प्लेटू बन गया, और वो जो पानी है, वो जो समंदर है, समंदर छोटे छोटे जगह पर लेक की तरह रह गया, यानी कि जमीन का टुकड़ा अगर जो पानी के अंदर था वो थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाएगा, तो वो तो प्लेन है नहीं, ऊपर नीचे है, तो कहीं पे पानी के छोटे छोटे क्या बन गए, लेक बन गए, धब्बे की तरह। मान लो कि ये एक बड़े से प्लेटू है, ठीक है, तो जब ये पानी से ऊपर आया तो यहाँ पे लेक बन गया, यहाँ लेक बन गया, यहाँ लेक बन गया, इस तरीके से जगह जगह पे लेक्स रह गए। ठीक है, तो पॉकमार्क बोला जाता है। पॉकमार्क जैसे कि चिकन पॉक्स होता है तो उसके धब्बे कैसे रह जाते हैं, तो वैसे इस पूरे प्लेटू पे जगह जगह पर आपको ड्राई लेक्स नजर आएंगे तिब्बत में। ठीक है, सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक। ब्रैकिश का मतलब होता है स्लाइटली सॉल्टी, पूरी तरीके से सॉल्टी ना होना, हल्की फुल्की सॉल्टी है वो, क्योंकि उसका फ्रेश वाटर भी मिल गया है। लेक तो बहता हुआ पानी होता नहीं है ना जी, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट लेक था पहले से, यहाँ पे मान लीजिए सॉल्ट लेक है, अब यहाँ पे फ्रेश वाटर भी आ रहा है, तो ये अब स्लाइटली सॉल्टी रह गया है, जिसको बोला जा रहा है ब्रैकिश। ठीक है, अब इसे बोला जा रहा है ब्रैकिश लेक। Vestiges of Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted its skyward. और वेस्टिज का मतलब होता है निशान। ये जो छोटे छोटे ड्राई लेक हैं ये निशान है उस बड़े से ओशन के। टीथस ओशन जो था ये उसके छोटे छोटे पार्ट है जो एक समय में तिब्बत को क्या किया करता था, घेरा करता था, और उसके घेरने की वजह ये अलग कैसे हुआ, बड़ा सा कॉन्टिनेंट था उसका कोलिजन हुआ, वो लिफ्ट हो गया, ऊपर आ गया, तब वो यानी कि गोंडवाना की बात हो रही है, यानी कि ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन। जब ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ था यानी गोंडवाना अलग होकर के दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के मिल गया था, तो तब तिब्बत क्या हुआ था कि ऊपर आ गया था, स्काई ऊपर की तरफ आ गया था। जब पानी से कोई चीज ऊपर आती है तो उसमें थोड़े बहुत पानी के छींटे तो रह ही जाते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा प्लाटू था, तो ये जब ऊपर आया था तो इसमें छोटे छोटे लेक्स रह गए, वो अब क्या हो गए हैं, उसमें फ्रेश वाटर मिलने की वजह से अब वो स्लाइटली क्या है, सॉल्टी है, यानी कि ब्रैकिश है, और अब वो धीरे धीरे सूख चुके हैं, तो ड्राई सॉल्ट लेक हो गए हैं वो। This one was a hive of activity, men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coat and salt encrusted boots। और ये जो कैंप्स लगे हुए हैं ये सारे क्या हैं,
इन्हीं लेक पे काम चल रहा है, इन्हीं सारे ड्राई लेक पे काम चल रहा है। तो ये उनके ही कैंप है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन आदमियों के कैंप है ये। तो हाइक का मतलब होता है घर, और ये एक्टिविटी यानी कि यहाँ पे काम चल रहा है, उस काम की जगह नजर आ रही है ये। लोग बड़े जो वहाँ जितने भी आदमी हैं सबके हाथ में पिक एक्सेस है, यानी कि पिक एक्सेस का मतलब होता है कुल्हाड़ी जैसा कुछ होता है वो, और शवल है यानी कि बेलचा जिससे उठाया जाता है मिट्टी वगैरह, सॉल्ट उठाया जाता है तो उसे कहते हैं। और वो इधर उधर बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, परेड कर रहे हैं, इधर आना जाना कर रहे हैं, मतलब अपना अपने काम में लगे हुए हैं वो। और सबने लंबे लंबे शीप स्किन के कोट पहने हुए हैं, और पैर में सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट पहने हुए हैं, यानी कि सॉल्ट प्रूफ जो कि नमक से खराब ना हो वैसे वाली बूट पहनी हुई है उन लोगों ने। All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. सबने सन ग्लासेस पहने हुए हैं, धूप से बचने के लिए तो पहने ही हैं। अब क्या वहां पे क्या है कि जो गाड़ी है वहाँ ढेर सारी ब्लू कलर की गाड़ी है जिसपे सॉल्ट के ढेर लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे वो जाती है तो सॉल्ट उड़ता है ना, स्टीम की वजह से वहाँ पूरा नमकीन है तो आंख में जलता होगा, इसीलिए वो ब्लाइंडली वाइट लेक लैडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट। वो ऐसा लग रहा है, वो जो ट्रक्स है वो ऐसे लग रहे हैं कि नमक का झील है, नमक की झील है वो, ठीक है, उस पर नमक लगी हुई है, यानी कि ड्राई सॉल्ट में, यानी यहाँ से नमक इकट्ठा करके ये लोग कहीं ले जा रहे हैं, काम चल रहा है यहाँ पे, सारे आदमी लोग हैं वो बेलचा वेलचा लेकर के काम कर रहे हैं। और सबने सनग्लासेस पहने हुए, बूट्स पहने हुए, शीप स्किन का कोट पहना हुआ है। और स्टीडी स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, ऐसा लग रहा है कि नमक का झरना बह रहा है वहाँ पे, और ढेर सारे ब्लू कलर के ट्रक्स चल रहे हैं, सब दूर दूर नमक लेकर के जा रहे हैं। So I hope you have understood the chapter till here। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ, कि उनकी जर्नी के दौरान उनको कितने सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रहा है। कभी वो लोग पास पे जाकर के एक ट्रेडिशन देख रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे वैली है वहाँ पे पास पे पहुँचते हैं तो उनको एक ट्रेडिशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे पत्थर का गुफा बना हुआ है, उसकी पूजा कर रहे हैं लोग, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो ड्राई सॉल्ट लेक है, यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट बताया गया कि तिब्बत किस तरीके से इमर्ज हुआ, पानी में से निकल के ऊपर आ गया जब गोंडवाना अलग हो गया, ठीक है। तो गोंडवाना एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था, वो अलग हुआ, दूसरे में जाकर के मर्ज हो गया, तब ये तिब्बत क्या हो गया था, अलग हो गया था, तब तिब्बत पानी से बाहर आ गया था, टीचर्स ओशियन से बाहर आ गया था, TETHYS, टीचर्स ओशियन से बाहर आ गया था। और ये सॉल्ट ओशन सॉल्ट ही होता है, तो इसके छोटे छोटे क्या हो गए थे, उस उस प्लेटो पे छोटे छोटे पार्ट रह गए थे उसके लेक के जैसे, वो पानी का झील जैसा रह गया था, और वो अब क्या बन गए हैं, ड्राई लेक्स बन गए हैं, जो जिसमें काम चल रहा है, वहां से नमक इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग, नमक ले लेकर के कहीं पर जा रहे हैं, कहीं ब्लू ट्रक है उस पर नमक लोड कर करके ये लोग जा रहे हैं। और जो वहाँ वर्कर्स हैं उन्होंने लंबे लंबे शीट के कोट पहने हुए हैं और बूट्स पहने हुए हैं जो सॉल्ट से खराब नहीं हो, सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स, और सनग्लासेस लगाया हुआ है क्योंकि धूप तो है ही बहुत, और सॉल्ट अगर उड़े हवा से या फिर उसका जो स्टीम है वो वहाँ आँख में आए तो वो नमकीन है वो जलेगा, आँख जले ना, इस वजह से इस तरीके का काम वो लोग कर रहे हैं। सो वी आर सीइंग द ट्रेडिशन देयर एंड वी आर आल्सो बीइंग फेमिलियर विद द वे पीपल वर्क देयर, क्या क्या काम चलता है, किस तरीके का ऑक्यूपेशन है वहाँ पे। So thank you very much. We will meet in the next lecture with the rest of the chapter. Yeah, जितना हो पाएगा फिर हम next chapter में हम लोग discuss करेंगे. Thank you.